edu.insight में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आज के इस अंक में तुगलक वंश के बारे में। दिल्ली सल्तनत का ये भी एक महत्वपूर्ण राजवंश था। खिलजी वंश के बाद दिल्ली में तुगलक वंश, जिसने कि 1320 से लेकर 1413 तक शासन किया, सत्ता में आया था। तुगलक वंश ने सल्तनत के इतिहास और संस्कृति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल का गठन भी किया है। कारखानों की स्थापना के कारण आर्थिक जीवन में तेजी आई और सिंचित नहरों ने कृषि को सुविधाजनक बनाया। अंतर्देशीय और समुद्री व्यापार में वृद्धि हुई और शहरीकरण की प्रक्रिया में भी तेजी आई। शहरी केंद्र, स्कूल, मस्जिद और सार्वजनिक इमारतें भी बढ़ी, क्योंकि इस वंश के शासकों को, यानी कि जो फिरोज शाह तुगलक था खासकर, उसे इन सभी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा शौक था। और अगर हम बात करते हैं कि तुगलक वंश के महत्वपूर्ण शासक कौन थे, तो सबसे पहले आइए बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक के बारे में। तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक था, जो 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के रूप में सिंहासन पर बैठा था। थोड़े समय तक शासन करने के बाद 1325 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसको गद्दी मिल जाती है। तुगलकों के अधीन दिल्ली सल्तनत को और अधिक सुदृढ़ किया गया। कई बाहरी क्षेत्रों को सल्तनत के सीधे नियंत्रण में लाया गया। उसने तुगलकाबाद नामक किले का निर्माण भी करवाया, जो राजधानी थी और रक्षा के लिए एक मजबूत किला साबित हुआ। और आइए अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जो कि तुगलक वंश का दूसरा और महत्वपूर्ण शासक था। वो अपने पिता की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान बना था। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने उसे अपने पिता की मृत्यु के लिए दोषी भी ठहराया है। सुल्तान राजत्व के दैवीय अधिकार सिद्धांत में विश्वास रखता था। उदार नीति का पालन करते हुए उसने जाति, पंथ या धर्म की परवाह किए बिना अधिकारियों की नियुक्तियां भी की थी। उसने अपनी हिंदू प्रजा के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया, ये माना जाता है। उसने विजय की नीति अपनाई और खुरासान, नगरकोट, कराचिल, मेवाड़, तेलंगाना और मालाबार में अभियान सेनाएं भेजी। कई एशियाई देशों के साथ राजनयिक संबंध भी स्थापित किए। उसका साम्राज्य मध्यकालीन सुल्तानों में सबसे ज्यादा विस्तृत माना जाता है। उसने बेगमपुरी मस्जिद के साथ साथ जहांपना का शाही निवास भी बनवाया था। और आइए अब बात करते हैं तुगलक वंश के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शासक, जिसने कि बहुत सारे सुधार भी किए थे, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में। मोहम्मद तुगलक के चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक 1351 में वो गद्दी पर बैठा था और 1388 तक उसने शासन किया। यद्यपि अपने पूर्ववर्तियों की तरह एक सक्षम सैन्य नेता तो वो नहीं था, लेकिन सुल्तान, शहरों, स्मारकों और सार्वजनिक भवनों का एक महान निर्माता माना जाता है। सुल्तान ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत 4 कर लगाए थे, जिनमें कि गैर मुसलमानों पर कर भी शामिल था। 1361 में जाजनगर, यानी जो कि उड़ीसा में था, उसके अभियान ने प्रसिद्ध पुरी जगन्नाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था। और अगर हम बात करें फिरोज शाह तुगलक की उपलब्धियों के बारे में कि फिरोज शाह तुगलक की उपलब्धियां क्या थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रमुखता से काम किया था। बहुत ही बुनियादी विकास के लिए उसने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दीवाने खैरात, ये दान देने के लिए एक कार्यालय था, जहाँ पे गरीब लोग ज़रूरत के समय या अपने बच्चों के विवाह के समय या बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर दान लेने के लिए जा सकते थे। एक उसका जो महत्वपूर्ण विभाग था वो था दीवाने बंदगान, जो कि गुलामों का विभाग था। ये विभाग दासों या गुलामों की खरीद फरोख्त या उनके अधिकारों से संबंधित कार्य करता था। सराय, यानी कि विश्राम गृह, व्यापारियों और अन्य यात्रियों के लाभ के लिए उसने बनवाए थे। अगर हम बात करें शहरों की, तो उसने 4 नए शहर बसाए थे, जिसमें कि फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार हैं। फिरोज शाह तुगलक को नहर निर्माता शासक भी माना जाता है। फिरोज शाह तुगलक के अधीन जो उस समय नहरें बनवाई गई थी,
यमुना से हिसार शहर तक एक नहर उसने बनवाई। उसके अलावा सतलुज से घग्गर तक की जो नहर थी, उस नहर का भी निर्माण उसने किया। घग्गर से फिरोजाबाद की नहर का निर्माण किया। हरियाणा में मांडवी और सिरमौर की पहाड़ियों से हांसी तक एक नहर सिंचाई के लिए उसने खुदवाई थी। फिरोज शाह तुगलक के अधीन लगाए गए करों की अगर हम बात करें, यानी कि टैक्सेस जो उस समय अपने राज्य काल के दौरान उसने लगाए थे, उन टैक्सेस की हम बात करें तो खराज बहुत ही महत्वपूर्ण टैक्स था जो कि उसने अपनी प्रजा पर लगाया था। ये भूमि कर जो भूमि की उपज के 10वें हिस्से के बराबर था। ज़कात की अगर हम बात करें तो मुसलमानों से प्राप्त संपत्ति पर 2.5% कर के रूप में ज़कात लिया जाता था। खाम, लूट का 5वां हिस्सा खमस या खाम भी जिसे कहते थे, ये 4/5वां हिस्सा सैनिकों के लिए छोड़ दिया जाता था। अन्य करों की अगर हम बात करें तो सिंचाई कर, उद्यान कर, चुंगी कर और बिक्री कर, ये सभी तरह के कर फिरोज शाह तुगलक ने अपने राज्यकाल में लगाए थे। और आइए अब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की हवाई योजनाओं के बारे में, उसकी जो यूटोपियन प्लान्स मानी जाती है उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1324 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और 1351 तक उसने शासन किया। उसको एक ऐसे शासक के रूप में याद किया जाता है जिसने कई साहसिक प्रयोग किए और कृषि में गहरी रुचि दिखाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज्यारोहण के तुरंत बाद जो सबसे विवादास्पद कदम उठाया था वो था राजधानी को दिल्ली से देवगिरी, जिसे बाद में दौलताबाद नाम भी दिया गया था, को स्थानांतरित करना। केवल उच्च वर्ग जैसे कि शेख, कुलीन और उलेमा को दौलताबाद में स्थानांतरित होना पड़ा, जबकि शेष आबादी दिल्ली में ही रही। अंततः बढ़ते असंतोष और इस एहसास के कारण कि दक्षिण से उत्तरी क्षेत्रों पर नियंत्रण करना कठिन था, मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को राजधानी के रूप में छोड़ने का निर्णय कर लिया था। इसने संचार में सुधार करके उत्तर और दक्षिण भारत को एक दूसरे के करीब लाने में मदद की। दौलताबाद गए धार्मिक गुरुओं सहित कई लोग वहीं पर बस गए। वे दक्कन में सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक विचारों को फैलाने का माध्यम बन गए, जिन्हें तुर्क अपने साथ उत्तर भारत में लेकर आए थे। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर और दक्षिण भारत के बीच और स्वयं दक्षिण भारत में भी सांस्कृतिक संपर्क की एक नई प्रक्रिया शुरू हुई। और आइए बात करते हैं टोकन करेंसी के बारे में, टोकन मुद्रा के बारे में, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन उस हवाई योजना में भी वो असफल माना गया है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई एक और विवादास्पद परियोजना थी टोकन करेंसी की शुरुआत। बर्नी के अनुसार सुल्तान ने टोकन करेंसी की शुरुआत इसलिए की क्योंकि सुल्तान की विजय योजनाओं और उसकी असीम उदारता के कारण खजाना खाली हो गया था। 14वीं शताब्दी में दुनिया में चांदी की कमी हो गई थी और भारत को भी इस संकट का सामना करना पड़ा था। इसलिए सुल्तान को मजबूत होकर चांदी के बजाय तांबे के सिक्के जारी करने पड़े। उन्होंने चांदी के सिक्के, जिसे कि टंका कहा जाता था, की जगह तांबे का सिक्का, जो कि जित्तल कहलाता था, चलवाया था और आदेश दिया कि इसे टंका के बराबर ही माना जाए। हालांकि टोकन मुद्रा का विचार भारत में नया था और व्यापारियों और आम लोगों के लिए इसे स्वीकार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल बन गया था। राज्य ने टकसालों द्वारा जारी किए गए सिक्कों की नकल रोकने के लिए उचित सावधानी नहीं बरती। सरकार लोगों को नए सिक्के बनाने से नहीं रोक पाई और जल्द ही मार्केट में नए सिक्के आ गए और इससे बाजार भर गया। बर्नी के अनुसार लोगों ने अपने घरों में सांकेतिक मुद्रा ढालना शुरू कर दिया। हालांकि आम आदमी शाही खजाने से जारी तांबे के सिक्कों और स्थानीय रूप से बनाए गए सिक्कों के बीच अंतर करने में भी असफल रहे। इस प्रकार सुल्तान को सांकेतिक मुद्रा वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। और आइए अब बात करते हैं खुरासान और कराचिल अभियान के बारे में। 14वीं शताब्दी के आरंभ में मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन दिल्ली सल्तनत ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने और सीमा विवादों को सुलझाने के लिए कई सैन्य अभियान चलाए थे। खुरासान अभियान का उद्देश्य पश्चिम में अधिक सुरक्षित सीमाएं स्थापित करना था। हालांकि ये अभियान सफल नहीं हो सका। कराचिल अभियान चीनी प्रभाव वाले पड़ोसी पहाड़ी राज्यों के साथ सीमा विवाद को सुलझाने का एक प्रयास था। हालांकि ये अभियान भी असफल रहा। इस असफलता के बावजूद बाद में चीन और दिल्ली के बीच कूटनीतिक संवाद भी हुआ था।
मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान कृषि सुधार और कुलीनता में किस तरह के परिवर्तन किए गए, इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कृषि सुधारों के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि में सुधार के लिए कई कदम उठाए। इनमें से ज्यादातर दोआब क्षेत्र में आजमाए गए। मोहम्मद बिन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी की उस नीति में विश्वास नहीं करता था जिसमें कुतों और मुकदमों यानी कि गांव के मुखिया को आम किसानों के स्तर पर लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह राज्य के लिए भू राजस्व का पर्याप्त हिस्सा चाहता था। उसने जिन उपायों की वकालत की उनका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा, लेकिन उनके शासनकाल के दौरान वे बुरी तरह से असफल हो गए। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल की शुरुआत में ही गंगा के दोआब में अत्यधिक कर निर्धारण के कारण गंभीर किसान विद्रोह भी हुआ था। किसान गांव से भाग गए और मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें पकड़ने और दंडित करने के लिए कठोर कदम उठाए। क्षेत्र में आधा दर्जन वर्षों तक पड़े भीषण अकाल ने स्थिति को और भी ज्यादा बदतर बना दिया। मवेशियों और बीजों के लिए अग्रिम राशि देने और कुएं खोदने के लिए राहत देने के प्रयास बहुत ही देर से किए गए। दिल्ली में इतने लोग मारे गए कि हवा में संक्रमण फैल गया। सुल्तान ने दिल्ली छोड़ दी और 2.5 साल तक दिल्ली से 100 मील दूर कन्नौज के पास गंगा के तट पर स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। दिल्ली लौटने के बाद मोहम्मद तुगलक ने दोआब में खेती को बढ़ाने और सुधारने के लिए एक योजना शुरू की। उसने दीवाने अमीर कोही नामक एक अलग विभाग की स्थापना की थी। क्षेत्र को विकास खंडों में विभाजित किया गया था, जिसका प्रमुख एक अधिकारी होता था, जिसका काम किसानों को ऋण देकर खेती का विस्तार करना और उन्हें बेहतर फसलों की खेती के लिए प्रेरित करना था। जौ के स्थान पर गेहूं, गेहूं के स्थान पर गन्ना, गन्ने के स्थान पर अंगूर और खजूर आदि। यह योजना मुख्यतः इसलिए असफल रही क्योंकि इस उद्देश्य के लिए चुने गए लोग अनुभवहीन और बेईमान निकले और उन्होंने धन का दुरुपयोग अपने निजी उपयोग के लिए कर दिया। इस बीच मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई थी और फिरोज ने कर्ज माफ कर दिया था, लेकिन खेती को बढ़ाने और सुधारने के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा अपनाई गई नीति विफल रही। इसे फिरोज शाह तुगलक ने अपनाया और बाद में अकबर ने और भी जोरदार तरीके से इसे अपनाया। अगर हम बात करें चुनौतियों की कि किस तरह से चुनौतियों का सामना मोहम्मद बिन तुगलक को करना पड़ा था, तो मोहम्मद तुगलक को जिस दूसरी समस्या का सामना करना पड़ा था वो थी कुलीन वर्ग की समस्या। चहलगानी तुर्कों के पतन और खिलजी के उदय के साथ कुलीन वर्ग में विभिन्न जातियों के मुसलमान शामिल हो गए थे, जिनमें भारतीय धर्मांतरित लोग भी शामिल थे। मोहम्मद तुगलक ने ऐसे लोगों का भी आतिथ्य किया जो कुलीन परिवारों से नहीं थे, बल्कि नाई, रसोइया, बुनकर, शराब बनाने वाले आदि जातियों से थे। उसने उन्हें महत्वपूर्ण पद भी दिए। उनके कुलीन वर्ग में मुस्लिम धर्म अपनाने वाले लोगों के वंशज शामिल थे, जिनमें कुछ हिंदू भी शामिल थे। साथ ही विदेशी नियुक्तियां भी थी। इस विविधतापूर्ण संरचना के कारण कुलीनों में एकजुटता और वफादारी की कमी हो गई। विशाल साम्राज्य ने विद्रोह और स्वतंत्र सत्ता क्षेत्रों की स्थापना के लिए अवसर प्रदान किए। मोहम्मद तुगलक की कठोर सजाओं ने इस प्रवृत्ति को और भी बढ़ा दिया। परिणाम स्वरूप उनके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का चरमोत्कर्ष और उसके विघटन की शुरुआत दोनों ही हुई। आज के इस अंक में बस इतना ही। edu.insight के दूसरे अंक में हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक सत्ता में कैसे आया और उसकी कौन कौन सी ऐसी नीतियां थी जो कि उसने अपने शासनकाल के दौरान अपनाई थी और जिसमें कि वो सफल भी हुआ और इसीलिए उसे मध्यकालीन भारत के इतिहास का सबसे ज्यादा सुधारवादी शासक माना जाता है। धन्यवाद।